हेलो दोस्तों, एलके यूनिक स्टडी चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के क्या क्या नियम होते हैं। दोस्तों, किसी भी गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। अगर हम लोग कोई दर्पण ले लें, उस दर्पण के सामने या तो उसके वक्रता केंद्र पर या मुख्य फोकस पर या उस दर्पण के सामने अनंत दूरी पर किसी वस्तु को हम लोग रखते हैं, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है उस दर्पण के अनुसार बनता है। तो वो जो इमेज है वो कैसे बनता है, वो इसी 3 नियम के आधार पर बनता है। तो चलिए हम लोग इस तीनों नियमों को एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि इमेज बनता कैसे है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई दर्पण है। मान लीजिए ये हमारे पास M1 M2 एक अवतल दर्पण है, ठीक है। और ये जो रेखा है ये मुख्य अक्ष है, ये जो पॉइंट है ये दर्पण का ध्रुव है। अब देखिए, अब मान लीजिए इसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है। मान लीजिए इसके सामने जो है कोई वस्तु रखी हुई है जिसको हम लोग ओ डैश से नोटेशन करते हैं। अब होगा क्या, यहाँ से बहुत सारे प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी। तो आने के बाद कुछ प्रकाश की किरण इस दिशा में जाती है, तो जाने के बाद M1 M2 दर्पण के पृष्ठ से टकराकर ये पुनः अपने माध्यम में वापस लौट आती है। कुछ प्रकाश की किरण यहाँ से इस डायरेक्शन में जाती हैं, जाने के बाद यह अपने उसी मार्ग से, जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट कर आती है। तो जहाँ पर बहुत सारी प्रकाश की किरणें या दो से अधिक प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हैं, मिलती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में, उस वस्तु को, उस पॉइंट को हम लोग पहले पॉइंट का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि ओ डैश जो होगा उसका इमेज इस पॉइंट पर बनेगा जहां पर प्रकाश की किरणें एक दूसरे को या तो प्रतिच्छेदित करती हैं या तो काटती हैं, और उत्तल दर्पण में काटती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल दर्पण में वास्तव में मिलती हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा आई डैश, ये होगा आई डैश, यानी कि ओ डैश का जो प्रतिबिंब है वो है आई डैश। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग जान गए कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। अब हम लोग ये सीखेंगे कि गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को खींचने के नियम क्या क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो प्रकाश की किरण है, ये जो प्रकाश की किरण है, ये यहाँ से जब जाती है तो ये पृष्ठ से टकराकर ये दूसरे मार्ग से वापस लौट कर आती है। यानी कि जब इस प्रकाश की किरण का परावर्तन होता है तो यह दूसरे मार्ग से आती है, और ये जो प्रकाश की किरण है ये जब इस पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के बाद यह जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग में वापस लौट कर आती है। ये सब हम लोग इसी तीनों नियमों के आधार पे देखेंगे कि क्यों प्रकाश की किरण जो है दूसरे मार्ग से आती है और एक प्रकाश की किरण जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग में वापस लौट कर आती है। पहला नियम यह कहता है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से होकर जाती हैं या तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। मान लीजिए हमारे पास एक अवतल दर्पण है। सपोज दैट ये M1 M2 एक अवतल दर्पण है, ठीक है। और ये जो रेखा होगा ये होगा इस दर्पण का मुख्य अक्ष। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास कोई एक उत्तल दर्पण है। ये जो है ये है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और ये जो है ये है हमारे पास उत्तल दर्पण। ठीक है, M1 M2 ये दर्पण का मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, ये भी है मुख्य अक्ष। कहा है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें,
ये दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, तो इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, अगर इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं जब इसके पृष्ठ पर पहुंचती हैं तो परावर्तन के पश्चात ये इस M1 M2 दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, ये परावर्तन के पश्चात इस डायरेक्शन में चली जाएंगी, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये जो प्रकाश की किरण है ये इस दर्पण के यहाँ से आ रही है, और जहाँ से लगेगा कि जिस पॉइंट से ये प्रकाश की किरण आ रही है वही पॉइंट ही इस M1 M2 उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस होगा। ठीक है दोस्तों, यही क्या होगा, इस अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होगा, जहां पर हमको लगेगा कि ये प्रकाश की किरण जिस पॉइंट से आ रही है वही पॉइंट ही इस उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस होगा। ठीक है, और अवतल दर्पण में दोस्तों, अवतल दर्पण में जब हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेजते हैं, जब हम लोग अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेजते हैं तो अवतल दर्पण के पृष्ठ से टकराने के बाद ये जो प्रकाश की किरणें होती हैं ये इस अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर वापस उसी माध्यम में चली जाती हैं। ठीक है, यानी कि अवतल दर्पण में जब हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेजते हैं तो जो प्रकाश की किरण होती है इस पृष्ठ से टकराकर जब ये वापस लौटकर आती है तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर ये काटती है वही पॉइंट ही इस अवतल दर्पण का क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। यानी कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये इस अवतल दर्पण का क्या है दोस्तों, मुख्य फोकस। यही कहता है पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो मुख्य फोकस से वास्तव में होकर आती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आपको पहला नियम समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा नियम। दोस्तों, दूसरा जो ये नियम है ये पहले नियम का एकदम उल्टा है। दूसरा जो नियम है ये पहले नियम का एकदम उल्टा है। मान लीजिए हमारे पास सेम उसी प्रकार कोई एक अवतल दर्पण है और सेम उसी प्रकार कोई एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, और ये जो रेखा है ये आप लोग जानते ही हैं, ये है इस दर्पण का मुख्य अक्ष। यहाँ पर क्या था दोस्तों, हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेज रहे थे, मुख्य अक्ष के समांतर। और इस दूसरे नियम में हम लोग प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष की समांतर नहीं भेजेंगे। दूसरे नियम में हम लोग प्रकाश की किरण को इस दर्पण के मुख्य फोकस में से भेजेंगे। यानी कि ये जो हमारा M1 M2 दर्पण है इस दर्पण का जो मुख्य फोकस होगा, अगर हम लोग मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण को भेजते हैं, मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण को भेजते हैं तो जो प्रकाश की किरण होती है ये मुख्य फोकस से होकर जाती हुई इस M1 M2 के पृष्ठ पर टकराकर ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये जो किरण है मुख्य फोकस में से जाकर दर्पण के पृष्ठ से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसका अपोजिट नहीं है, अरे यहाँ पर क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी तो मुख्य फोकस में से होकर आ रही थी। यहाँ पर क्या है, मुख्य फोकस में से होकर जा रही है और आ कहाँ से रही है, मुख्य अक्ष के समांतर से होकर आ रही है। तो ये है अवतल दर्पण में। अब उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में मान लीजिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये इस दर्पण का मुख्य फोकस है। तो हम लोग जब इस मुख्य फोकस में प्रकाश की किरण को भेजते हैं तो यहाँ से भेजेंगे तो यही तो है मुख्य फोकस। तो ऐसे जब भेजेंगे प्रकाश की किरण को तो होता क्या है, ये दर्पण है, प्रकाश की किरण यहाँ जाएगी नहीं तो इसे पृष्ठ से टकराकर ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। एकदम पहले नियम का ये उल्टा है दोस्तों, ये नियम पहले नियम का एकदम उल्टा है कि मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा नियम। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार हम लोग फिर दो
दर्पण लेते हैं, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है और ये मान लीजिए उत्तल दर्पण है दोस्तों। ठीक है, ये होगा मुख्य अक्ष और ये होगा, ये भी होगा मुख्य अक्ष, ये होगा P, ये भी होगा P। यहाँ पर क्या लिखा है, वक्रता केंद्र में को होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। दोस्तों ये जो दर्पण है हमारा, इस दर्पण का कहीं न कहीं क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर वक्रता केंद्र है से इस दर्पण का, अवतल दर्पण का, ठीक उसी प्रकार ये जो उत्तल दर्पण हमारा है उसका भी यहीं कहीं पर होगा वक्रता केंद्र। तो मान लीजिए यहाँ पर है वक्रता केंद्र। तो अगर हम लोग अवतल दर्पण में जब हम लोग प्रकाश की किरण को भेजते हैं, उसके वक्रता केंद्र से, जब हम लोग अवतल दर्पण में उसके वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण को भेजते हैं, तो जो प्रकाश की किरण होती है दर्पण के पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये घटना होता है अवतल दर्पण में। जब हम लोग अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण को भेजते हैं, तो जो प्रकाश की किरण होती है वो अवतल दर्पण के पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। दोस्तों ये है तीसरा नियम। ये अवतल दर्पण में होता है कि वक्रता केंद्र से आएगी और वक्रता केंद्र से वापस लौट जाएगी। दोस्तों अब देखिए उत्तल दर्पण में जब हम लोग प्रकाश की किरण को उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से भेजते हैं, तो सेम घटना वहां पर भी ऐसा होता है। यानी कि ये है उत्तल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र। और अगर हम लोग यहाँ से ऐसे प्रकाश की किरण को भेजते हैं यहाँ से, तो हमको, लेकिन ये जो प्रकाश की किरण है ये ऐसे जाने के बाद इस उत्तल दर्पण के पृष्ठ से टकराकर ये पुनः उसी माध्यम में, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो दोस्तों तीसरा नियम यही है कि अगर वक्रता केंद्र से हम लोग भेजेंगे तो प्रकाश की किरण जिस मार्ग से आती है, जिस रास्ते से आती है, उसी रास्ते से वो वापस लौट जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम लोग आगे इस दर्पण के वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और अनंत पर वस्तु को रख कर अलग अलग स्थानों पर हम लोग वस्तु को खिसका कर जब प्रतिबिंब बनाएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो उसमें ये जो तीनों नियम हैं ये एकदम फॉलो होंगे कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो मुख्य फोकस में से होकर आती है या आती हुई प्रतीत होती है। जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से होकर जाती है वो प्रकाश की किरण पृष्ठ से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और जो प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो प्रकाश की किरण दर्पण के पृष्ठ से टकराकर वो अपने मार्ग में ही वापस लौट जाती है। इन्हीं तीनों नियमों के आधार पर हम लोग आगे पढ़ेंगे 7 या 8 पोजीशन की वस्तु को आप मुख्य फोकस पर रखिए, अनंत पर रखिए तो इमेज कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, तो इसी नियम के आधार पर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब को किन किन स्थितियों पर हम लोग बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय।